नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर अलवर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंतर्गत आने वाले भारतीय राजनीतिक विचारकों में जवाहरलाल नेहरू का अध्ययन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू का सामान्य परिचय क्या है, इस संबंध में आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहली बात आती है कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाल दिवस के रूप में हम 14 नवंबर को मनाते हैं। तो 14 नवंबर इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये चाचा नेहरू का जन्मदिन है और 1879 में 1889 के दिन इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे, जो एक जाने माने वकील थे, और इनकी माँ का नाम स्वरूप रानी था। गांधी जी के संपर्क से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने प्रवेश लिया और विज्ञान में ऑनर्स की परीक्षा पास की। वकालत की शिक्षा के लिए लंदन गए और 1912 में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। अपने शिक्षा काल में नेहरू, जो ब्रिटिश वेब और सिडनी वेब थे, दंपत्ति थे जो फेबियन समाजवादी थे, उनके संपर्क में आए और उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए। और इसी से प्रेरित होकर 1910 में आयरलैंड के सिनफिन आंदोलन को देखने भी गए और वहाँ से वो 1912 में भारत लौट आए। 1920 में नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने जो 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें नेहरू जी ने भी सक्रिय होकर के भाग लिया। और नेहरू जी अपने जीवन में 9 वर्ष से ज़्यादा समय तक जेल में रहे, कारावास में उन्होंने समय बिताया। 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग नाम की संस्था की स्थापना की। 1928 में ही उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन के वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1936, 37 और 46 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कुल मिलाकर 4 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1938 में उन्हें राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया। 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने पूरी शक्ति के साथ समर्थन किया। 1945 में शिमला सम्मेलन में सम्मिलित हुए। तो ये उनके राजनीतिक जीवन के बारे में है। अब इसका हम विस्तृत विवेचन करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो कि एक महान व्यक्ति थे, तो उनका जीवन कैसा रहा है। सामान्य परिचय उनका आज इसकी वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सामान्य परिचय के माध्यम से ही हम उनके विचारों की जो श्रृंखला है उसको हम समझ पाएंगे। भारत के जो गौरवशाली पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू ने सन 1948 में महात्मा जी की मृत्यु के बाद भारत के एक तरीके से सर्वमान्य नायक बन गए थे। अपनी मृत्यु और भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व ही महात्मा जी ने घोषणा कर दी थी कि जवाहरलाल उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। गांधी जी ने एक बार उनके संबंध में कहा था कि वे नितांत उज्ज्वल हैं और उनकी सच्चाई संदेह के परे है। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। बहुत ही विश्वास था गांधी जी को उनके ऊपर, क्योंकि वो एक बेहद ही सच्चे और ईमानदार आदमी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, भारत का नेतृत्व किया और भारत की जो प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ किया। दोस्तों, नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान यही है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय गरीबी और निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी। नेहरू जी चाहते तो अधिनायकवाद की ओर ले जा सकते थे। सारी शक्तियाँ उस समय उनके पास थी। वो एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरे थे, उनके बराबर कोई नहीं था। तो वो तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने भारत में लोकतंत्र की जड़ों को गहरा किया और उन्हें मजबूत किया। दुनिया के और जो देश थे जो भारत के साथ ही लगभग आज़ाद हुए थे, उनमें धीरे धीरे करके तानाशाही स्थापित हो गई, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। कई राजनीतिक विचारक थे, विद्वान थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र शायद ही चले,
शायद ही कामयाबी हासिल हो लोकतंत्र को, लेकिन नेहरू जी के सद प्रयासों से लोकतंत्र न केवल चला अपितु बहुत ज़्यादा सफल हुआ, और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब लोकतंत्र की मजबूती की बात आती है, इसको खड़ा करने की बात आती है, तो नेहरू जी का जो नाम है वो बहुत ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ लिया जाता है। नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ने राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त किया, और एक तरीके से देखा जाए तो वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, निर्माणकर्ता थे। भारतीय जनता में व्यक्तिगत लोकप्रियता की दृष्टि से गांधी जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी भारतीय नेता नेहरू के समक्ष नहीं ठहरता। मृत्यु के कुछ वर्ष पहले एक विशेष मनोस्थिति में उन्होंने अपने संबंध में कहा था, यदि कोई व्यक्ति मेरे संबंध में सोचना पसंद करे तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने संपूर्ण मन और मस्तिष्क से भारतीय जनता को प्रेम किया, और इसके बदले में भारतीय जनता ने भी उसे अपना अपार प्रेम प्रदान किया। बहुत ही स्नेह था उन्हें लोगों से, भारत की जनता से। अपनी विश्व में ख्याति और मानवता के प्रति प्रेम के बावजूद भी श्री नेहरू का प्रथम और सर्वाधिक प्रेम भारत और भारतीय जनता के प्रति ही था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, 14 नवंबर 1889 के दिन जवाहरलाल का इलाहाबाद में जन्म हुआ। वे देश के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के संतान थे। मोतीलाल नेहरू ने वकालत में अपार धन अर्जित किया था, और गांधी जी के संपर्क तथा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के पूर्व उनका जीवन विलासिता का जीवन था। जवाहरलाल नेहरू का बचपन आनंद भवन में वैभव और विलास में बीता था, लेकिन प्रारंभ से ही वे गंभीर और चिंतनशील नजर आने लगे थे। 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने शिक्षा और अध्ययन घर पर ही किया। सन 1905 में उन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में भर्ती करवाया गया। स्कूली शिक्षा समाप्त कर 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। विज्ञान में ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे वकालत की शिक्षा के लिए लंदन चले गए, और 1912 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। विद्यार्थी जीवन में नेहरू संकोची स्वभाव के थे, और उनके समस्त शिक्षा काल में किन्हीं विशेष उपलब्धियों का उल्लेख नहीं मिलता। अपने शिक्षा काल में श्री नेहरू वेब दंपति, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि सिडनी और ब्रिटिश वेब थे, फेमिनवादी थे, समाजवादी थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। और इसी से प्रेरित होकर 1910 में उन्होंने आयरलैंड के सिन्फिन आंदोलन में उनको देखने के लिए गए, सिन्फिन आंदोलन को। और इंग्लैंड के प्रवास काल में ही उन्होंने महिला मताधिकार जो आंदोलन था, उसने उनकी जो मनोस्थिति थी उसको काफ़ी प्रभावित किया। सन 1912 में वे भारत आए और उन्होंने वकालत प्रारंभ की, लेकिन वकालत का जीवन भी उन्हें बहुत प्रोत्साहन भरा अनुभव नहीं हुआ। संभवतः इंग्लैंड में रहते हुए ही उन्होंने भारत के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का निश्चय कर लिया था। अतः सन 1912 में ही उन्होंने बिहार के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्हें यह अधिवेशन फीका, अत्यंत साधारण और राजनीतिक की अपेक्षा एक सामाजिक अधिवेशन ही अधिक लगा, लेकिन वे सन 1913 में संयुक्त प्रांत कांग्रेस में शामिल हो गई। इन वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन चल रहा था। जवाहरलाल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि इस अहिंसात्मक आंदोलन का जो विवरण उन्हें मिला, उससे वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय वे गांधी जी के संपर्क में आए, और दृष्टिकोण संबंधी जो तमाम मतभेद थे उसके बावजूद गांधी जी और उनके बीच संबंध निरंतर मजबूत होते गए, प्रगाढ़ होते गए, आत्मीय होते गए। और सन 1918 में उन्हें कांग्रेस महासमिति का सदस्य चुना गया। महायुद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने इसका उत्तर रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से दिया, तो देश में शासन के विरुद्ध एक बेचैनी ने जन्म लिया, और जवाहरलाल नेहरू भी इससे अछूते नहीं रहे। सन 1919 में उन्होंने निकटवर्ती किसानों के दुखों को दूर करने के लिए गांवों की यात्रा की। इस यात्रा से उन्हें देश और देश की जनता को समझने का
एक अच्छा अवसर मिला। अब उन्हें कष्ट सहने की भी पूरी आदत पड़ गई थी। असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू हुआ था और इसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इनके साथ इनके पिता ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, इसमें भाग लिया था। और मोतीलाल जी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू राजनीति में प्रवेश करें, लेकिन जब वे पुत्र के निश्चय को नहीं बदल पाए तो स्वयं भी विलासिता और आराम का जीवन छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। नवंबर 1921 में शासन ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया और 6 दिसंबर 1921 को उन्हें अपने पिता के साथ बंदी बनाकर 6 मास के कारावास का दंड दे दिया। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्राओं का अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो गया और कुल मिलाकर उन्हें 9 बार नज़रबंद किया गया और अपने जीवन में 9 वर्ष से ज़्यादा समय उन्होंने कारावास में बिताया। चोरा चोरी कांड के संदर्भ में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल को यह निर्णय उचित नहीं लगा। सन 1922 में वे सर्वसम्मति से इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने अपने इस कार्य को भी पूरी लगन तथा आत्मविश्वास के साथ संपन्न किया। सन 1925 में उन्होंने नगर पालिका की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। पति के सार्वजनिक जीवन की कठिनाइयों और उनकी अनवरत जेल यात्राओं के क्रम में उनकी पत्नी कमला क्षय रोग से पीड़ित हो गई थी। अतः जवाहरलाल उन्हें लेकर 1926 ईस्वी में स्विट्जरलैंड गए। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और वे सम्मेलन के सह अध्यक्ष चुने गए। सन 1927 में ही वे सोवियत सरकार के निमंत्रण पर रूस की यात्रा पर गए। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत सोवियत रूस की प्रगति देखी। इसी प्रगति से वे प्रभावित हुए और सोवियत रूस से नई अंतर्दृष्टि लेकर लौटे। वहाँ जो पंचवर्षीय योजना थी उनसे गांधी जी काफ़ी जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि सोवियत संघ ने बहुत तेज़ गति से पंचवर्षीय योजनाएं बना करके प्रगति की है। तो वो जो पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम था उन्होंने वहाँ से प्रेरित होकर के भारत में भी लागू कर दिया और भारत में भी तेजी से विकास सुनिश्चित किया। सन 1927 के अंत तक वे कांग्रेस के यौवन उत्साह और विद्रोह के प्रतीक बन गए थे। जब वे औपनिवेशिक स्वराज से आगे बढ़कर देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना चुके थे, इसी आधार पर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की और सन 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सन 1928 में ही उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें पुलिस की लाठियों के प्रहार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए और कांग्रेस ने उसकी अध्यक्षता में ही औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। सन 1936, 37 और 1946 में भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सार्वजनिक जीवन के इस क्रम में उन्हें पारिवारिक शोक उठाने पड़े। 1931 में उनके पिता का देहांत हो गया और इसके ठीक 5 साल बाद 1936 में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे अग्रणी रहे और मैंने बताया कि 1945 में वे शिमला सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए और इसी वर्ष उन्होंने आज़ाद हिंद सेना के सैन्य कर्मचारियों की रिहाई में भी भाग लिया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार की प्रस्तावना के समय वे गवर्नर जनरल की परिषद के उपाध्यक्ष बने और उन्हें परराष्ट्र विभाग का कार्यभार सौंपा गया। भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा ही किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में इस बात पर सबसे अधिक बल पंडित नेहरू ने ही दिया था और उनके द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। श्री नेहरू संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण के समस्त कार्य का वास्तविक रूप में नेतृत्व नेहरू और पटेल ने ही किया था। अब दोस्तों बात आती है कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये एक महत्वपूर्ण कृति है उनकी। आत्मकथा नाम से भी उन्होंने पुस्तक लिखी। भारत की एकता, सोवियत रसिया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द क्वेश्चन ऑफ द लैंग्वेज, द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेजेस, 18 months in India, China, Spain and the war, towards freedom, a bunch of old letters, letters to his sister, विजिट टू अमेरिका। ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ रही हैं। और इनमें भी जब सबसे महत्वपूर्ण कृतियों की बात आती है तो इतिहास की झलक या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और आत्मकथा, ये उनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसके साथ ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी उनकी महत्वपूर्ण कृति है। द यूनिटी ऑफ इंडिया है, ये भी एक महत्वपूर्ण कृति है। तो ये 3-4 पुस्तकों को तो आप अवश्य ही याद रखें। और 2 नंबर के सवाल के अंतर्गत इसमें पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, तो 2 या 3 किताबों के नाम पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखें। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।